हेलो माय चैम्पियन, सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। दोस्तों, आपके सामने मैं लेके आया हूँ बीपीएससी 171 का एक गेस्ट पेपर जो कि जून 2026 में एग्ज़ाम लगने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये सेट नंबर 1 रहेगा। सेट नंबर 2 में भी सवाल रहेंगे और फिर एक पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा, यानी कि दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। ठीक है, 9 क्वेश्चंस इस पेपर में सेट नंबर 1 में, 9 क्वेश्चन सेट नंबर 2 में होंगे। तो 9 + 9 18 हो गए और 8 क्वेश्चंस हैं वो आपके दिसंबर 2025 वाले पेपर में लेकर के उनका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। टोटल हो गए 26 सवाल। इस बात की पूरी गारंटी है, भरोसा रखना, 26 क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे सवाल दिख जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, आपको 8 में से 5 ही करने हैं, वो 5 दिख जाएंगे आपको, राइट? क्योंकि इस बुक में जो भी छोटे बड़े क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, जो आने के चांस बन रहे हैं, वो मैंने सारे ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाए रखना और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना, ईयरफोन लगा के और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके अपने को पढ़ना है। ठीक है, मन लगा के पढ़ेंगे। देखो, सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 171 और इस सब्जेक्ट का नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आपदा मतलब कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, कहीं पे आग लगना, भूस्खलन, जिसको आप लैंड स्लाइडिंग कहते हो, वो आपदा कहलाती है, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। तो ये अपन जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए सेट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, कोशिश रखना आप कम से कम 500 वर्ड्स लिखना है, मतलब 4-5 पेज भर देना। ठीक है, 4-5 पेज तो भरने हैं कम से कम। और 20 नंबर के बड़े सवाल रहते हैं और छोटे सवाल हैं जो कि 250 शब्दों में लिखने होते हैं, वो आप लिख सकते हैं 250 शब्दों में। ठीक है, 10-10 नंबर के सवाल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव निर्मित आपदाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये पहला सवाल पेपर में आपको मान लो दिख गया। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एग्जामिनर के सामने इसका मतलब बताना होता है कि मानव निर्मित आपदा यानी कि ह्यूमन मेड डिजास्टर का मतलब क्या है। तो ऐसी विनाशकारी घटनाएं जो मानवीय भूल, लापरवाही, तकनीकी विफलता, जैसे कि कोई मशीन ख़राब हो गई या इंसान ने कोई गलती कर दी, जैसे कि फैक्ट्री में कोई मशीन चला रहा, उसको चलाना अच्छे से नहीं आया तो मशीन टूट गई है ना, जैसे क्रेन है वो टूट गई तो किसी की मतलब जान जा सकती है, घायल हो सकता है। तो जानबूझ कर के की गई गतिविधियों के कारण घटित होती है ऐसी घटनाएं या आपदाएं। ये प्राकृतिक नहीं होती बल्कि इंसानी क्रियाकलाप यानी कि इंसान जो एक्टिविटी करता है उसी का परिणाम होती है, जिससे जान माल की भारी क्षति यानी कि नुकसान होता है। सामाजिक आर्थिक व्यवधान, व्यवधान यानी कि रुकावट, भाई समाज में अस्तव्यवस्था फैल जाती है इससे, और पर्यावरणीय नुकसान भी होता है। अब जैसे कि एक चेर्नोबिल रिएक्टर था यूक्रेन में, वहाँ से नाभिकीय पदार्थों का उत्सर्जन हो गया तो काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे यूरोप के। ऐसे ही आपको याद होगा 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, उससे सामाजिक आर्थिक रुकावटें पैदा हुई और पर्यावरण का नुकसान भी हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों मानव निर्मित आपदाओं के टाइप लिख दो आप। ये तो आपने मतलब बता दिया, अब प्रकार पूछा है तो प्रकार लिख दो भाई। 5 प्रकार की जो मुख्यतः आपदाएं होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं। पहला है औद्योगिक और तकनीकी दुर्घटनाएं, दूसरा पर्यावरण और संसाधन जनित आपदाएं, तीसरा है परिवहन आपदाएं यानी कि सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं आ जाएंगी इसमें। और जानबूझ के किए गए कृत्य और संघर्ष, कृत्य यानी कि कोई भी काम जानबूझ के, जैसे कि साइबर क्राइम है। ठीक है, किसी के साथ में जैसे कि किसी देश की सरकारी वेबसाइट है उनको हैक कर ली जाती है, राइट? तो जानबूझ के साइबर क्राइम किए जाते हैं। और संघर्ष मतलब कि इंसान आपस में लड़ रहे हैं। और फिर 5वां लिख सकते हो अन्य आपदाएं। तो पहला पढ़ते हैं बारी बारी से, औद्योगिक और तकनीकी दुर्घटनाएं क्या होती हैं। ये औद्योगिक प्रणालियों में खराबी के परिणाम स्वरूप होती हैं, यानी कि एक इंडस्ट्री में, कारखाने में जितनी मशीन्स होती हैं, सिस्टम में अगर खराबी हो जाती है तो औद्योगिक दुर्घटना हो जाती है, जो अक्सर लापरवाही, खराब रख रखाव के कारण होती है। अब दोस्तों औद्योगिक और तकनीकी दुर्घटनाओं में बहुत सारी छोटी छोटी आपदाएं, जैसे कि रासायनिक रिसाव और प्रदूषण, ये औद्योगिक और तकनीकी दुर्घटनाओं में लिखना आपको
रासायनिक रिसाव का मतलब जैसे खतरनाक पदार्थों के रिसाव के कारण आपदाएं आ जाती हैं, जैसे भोपाल गैस हादसा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आपको पता है दोस्तों 1984 के अंदर जो वहाँ पे कारखाना लगा हुआ था भाई, वहाँ पे कीटनाशक बनता था, ठीक है, एक प्रकार का पेस्टिसाइड बनता था, और उस कीटनाशक के इस्तेमाल में जो बनता था कीटनाशक, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस चाहिए होती थी, तो वो गैस लीक कर गई, रातों रात लोग मर गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये रासायनिक रिसाव प्रदूषण में लिख सकते हो। औद्योगिक आग और विस्फोट, अब देखो कारखानों के अंदर आग लग जाती है, विस्फोट हो जाते हैं, जैसे कि बॉयलर होते हैं, बॉयलर फट जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर अगर उनका हो जाए तो ये अक्सर रिफाइनरी यानी कि जैसे कि अपन कच्चा तेल है उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि रिलायंस की रिफाइनरी है जामनगर में, तो वो रिफाइनरी में काफ़ी बार आग लग जाती है, विस्फोट हो जाते हैं। कारखानों या रासायनिक संयंत्र यानी कि केमिकल प्लांट्स में ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तीसरा लिखना है इसमें, देखो ये किस में लिख रहे हैं, औद्योगिक और तकनीकी दुर्घटनाओं में लिख रहे हैं अपन, है ना, याद रखना। इसमें तीसरा टाइप लिख दो, परमाणु अथवा विकिरण दुर्घटना। तो परमाणु रिएक्टरों में, रिएक्टर क्या होते हैं, जहाँ पर नाभिकीय पदार्थ जो रहते हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस, जैसे कि यूरेनियम है, सीजियम है, थोरियम है, ये आपके परमाणुिक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको रिएक्टरों में डाला जाता है और बिजली बनाई जाती है। तो वहाँ पे मान लो ये लीक कर जाते हैं, यूरेनियम बाहर निकल जाता है, वातावरण में फैल जाता है, तो उसके कारण से विकिरण यानी कि जो रेडिएशंस हैं वो बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं नेगेटिव वे में। तो जैसे कि यूक्रेन की चेर्नोबिल दुर्घटना, यूक्रेन क्या है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है यूक्रेन, वहाँ पर एक चेर्नोबिल सिटी थी। तो 26 अप्रैल 1986 को वहाँ पे रिएक्टर फट गया और जो न्यूक्लियर सब्सटेंस यानी कि नाभिकीय पदार्थ वो निकल गए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। बांध और संरचनात्मक आपदाएं, अब देखो दोषपूर्ण डिजाइन या निर्माण संबंधी खामियां यानी कि कमियों के कारण बांधों या पुलों या इमारतों का ढह जाना, उससे भी आपदा आ जाती है। जैसे कि भाई आज के जो इंजीनियर, काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर ऐसे हैं जो कि मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनको काम अच्छे से नहीं आता, सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाते हैं बीटेक वगैरह की, ठीक है, सिविल इंजीनियर जो होते हैं। तो दोस्तों अगर उनको काम ना अच्छे से नहीं आता, नेता वहाँ के अगर घूस खाते हैं, भ्रष्टाचार में करप्ट रहते हैं, तो ऐसा बांध बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं जो कि टूट जाती है, जिससे कि आपदाएं आ जाती हैं। अब दोस्तों परिवहन दुर्घटनाएं लिख दो आप, ठीक है। देखो औद्योगिक और तकनीकी दुर्घटनाएं कंप्लीट हो गई, अब परिवहन आपदाओं में आ जाओ। परिवहन आपदा, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, तो मानवीय त्रुटि यानी कि इंसानों की गलतियों के कारण जो परिवहन दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, मतलब ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, जैसे मर गए लोग, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, विमान दुर्घटनाएं, हवा में दोस्तों काफ़ी बार प्लेन है आपस में टकरा जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, जहाज़ों को डूबना समुद्र में, तथा जहाज़ों से तेल रिसाव, ऑयल स्प्लिट्स इसको बोलते हैं, उसके कारण से मतलब समुद्र में तेल फैल जाता है, वहाँ पर जो वनस्पतियाँ और जंतु जानवर मर जाते हैं, है ना, ये परिवहन दुर्घटना में लिख सकते हो। तीसरा है जानबूझकर किए गए कृत्य यानी कि काम और संघर्ष, जानबूझकर किए गए ऐसे काम जिनका उद्देश्य विनाश, भय अथवा राजनीतिक परिवर्तन उत्पन्न करना होता है, जैसे कि इसमें काफ़ी छोटी छोटी आपदाएं आ जाएंगी, जैसे कि आतंकवाद, टेररिज्म। तो आतंकवादी होते हैं वो ज़बरदस्ती डराते हैं, धमकाते हैं और हिंसा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे भारतीयों को मार दिया था कुछ दिन पहले, ठीक है। तो बम विस्फोट करना, अपहरण, किडनैपिंग करना, साइबर हमले भी आतंकवाद में आप लिख सकते हो। साइबर हमले जानते हो ना आप, जैसे कि किसी देश की बहुत सारी सरकारी वेबसाइट होती है, उनको हैक कर ली जाती है और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, डेटा होते हैं, उनको चुरा लिया जाता है। काफ़ी बार आपकी इंस्टा और एफबी प्रोफाइल भी तो हैक कर लेते हैं, ठीक है। सामने वाले का कोई भी स्वार्थ हो सकता है इसके अंदर, पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना जैसे। तो दूसरा इसमें लिख देना जानबूझकर किए गए कृत्य और संघर्ष में युद्ध और नागरिक अशांति, तो सशस्त्र संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर विनाश यानी कि लोग हथियार उठा लेते हैं, सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ संघर्ष होता है, बड़े पैमाने पर विनाश होता है, अकाल और शरणार्थी संकट पैदा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, रसिया ने यूक्रेन पर युद्ध किया हुआ है, ठीक है, युद्ध अभी कंप्लीट रुका नहीं है, तो यूक्रेन के लोग कहाँ भाग गए, पोलैंड भाग गए, कोई स्वीडन भाग गया, इंग्लैंड भाग गए, कुछ मिडिल ईस्ट में भाग गए। तो इससे क्या होता है, शरणार्थी संकट पैदा होता है, यानी कि दूसरे देश में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब जैसे कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या है, म्यांमार से रोहिंग्या है और बांग्लादेश से अवैध शरणार्थी है, ये ज़बरदस्ती भारत में घुस आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्राइम फैलाते रहते हैं। तो यहाँ से अशांति पैदा होती है, नागरिक अशांति भारत में। तीसरा इसमें लिख सकते हैं
आगजनी और तोड़फोड़, जानबूझकर घरों, बाजारों और सार्वजनिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना, है ना, इससे भी ये आपदा टाइप की होती है। आपदा मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान, तो ये जानबूझकर किए जाते हैं। कुछ लोग दंगे वगैरह में शामिल हो जाते हैं, बस वस जला देते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान कर देते हैं, ठीक है। ये तीसरे में लिख देना आप, तीसरा टाइप। और चौथा टाइप है, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, याद रखना, जो मानव निर्मित आपदाएं उनके टाइप पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरणीय और संसाधन जनित आपदाएं, देखो प्राकृतिक संसाधनों या पर्यावरण के कुप्रबंधन से भी आपदाएं आ जाती है। अगर अपन इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज है, जंगल, पहाड़, नदी, पर्वत, अगर इनका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उससे भी आपदाएं आ जाती है। जैसे कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा जल ध्वनि प्रदूषण। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको खोल करके लिख देना, समझ गए। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, हेडिंग आपको समझा रहा हूँ क्या लिखना है उसके अंदर। इस फोर्थ टाइप की आपदा में छोटी छोटी आपदाएं जैसे कि वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण। अब दोस्तों देखो, जैसे कि आप हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में जाके देखो, अरावली पर्वत बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी गई है, बिल्कुल ज़मीन के टच करा दी गई है। अरावली पर्वतमाला लगातार खनन हो रहा, माइनिंग हो रही है, खत्म हो रही है पहाड़ हमारे, और मरुस्थल डेजर्ट लगातार फैलता जा रहा है। तो मानव जनित पारिस्थितिक तंत्रों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण का नुकसान होता है। तीसरा लिख देना इसके अंदर, जनसंख्या वृद्धि का तनाव। अब भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो रिसोर्सेज तो अपने पास लिमिटेड ही है ना। अब जैसे कि आपके घर के अंदर 5 लोग हैं टोटल, 5 की जगह 20 आ जाए तो मारामारी होगी ना, दबाव बनेगा, तनाव बनेगा मुखिया पर, और संसाधन को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे देश के जो संसाधन होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, ज़मीन हो गया, हवा हो गई, इसका अभाव होने लगता है। पांचवी अन्य आपदाएं जैसे कि खनन दुर्घटनाएं, काफ़ी बार जैसे तांबे की खानें हैं, अब्रक की, बॉक्साइट की, लोहे की, है ना, यहाँ पे गैस रिसाव हो जाता है, मजदूर हैं मर जाते हैं पत्थरों के नीचे दब करके, ये लिख सकते हो खनन दुर्घटनाओं में। फिर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से दुर्घटना, जैसे कि आप कारखाने फैक्ट्री के अंदर क्रेन चला रहे हो, ठीक है, क्रेन आपको अच्छे से चलाना आता नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। फिर जटिल मानवीय आपदाएं, अब इसमें लिख सकते हो संघर्ष और अकाल के मिलने से समाज में दीर्घकालिक व्यवधान पैदा होता है। संघर्ष मतलब जैसे कि लोग हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई सरकार के खिलाफ नाराज है, और साथ में वहाँ पे सूखा भी पड़ गया, काल पड़ गया, तो उससे क्या है, लंबे समय तक रुकावट पैदा हो जाती है, जटिल मानवीय आपदाएं कहलाती है। यानी कि 2 या 2 से अधिक आपदाएं जब आ जाती है, इसे जटिल मानवीय आपदाएं कहेंगे, ठीक है। ये अन्य आपदाओं में आप लिख देना, समझ गए। चलो कैसा लग रहा है वीडियो सॉल्यूशन, अगर अच्छा लग रहा है मेहनत तो एक बढ़िया सा कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है यार सामने वाले को। क्वेश्चन नंबर 2, संवेदनशीलता के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ। अब संवेदनशीलता को कुछ लोग सेंसिटिव टाइप की वर्ड समझेंगे, ठीक है, सेंसिटिव नहीं कहते इसको, आपदा प्रबंधन में संवेदनशीलता को इंग्लिश में वल्नरेबिलिटी कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि दिल्ली के अंदर भाई 2 टाइप की बस्तियाँ हैं, एक तो रिहायशी बस्तियाँ जहाँ पर बहुत ऊंचे कोठी बंगले हैं लोगों के, और एक है झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो कि गंदे नाले के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे नहाते हैं। अब आप एक स्थिति को अज्यूम करो, इमेजिन करो, जैसे कि बाढ़ आई दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण कौन ज़्यादा प्रभावित होगा, किस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा, झुग्गी झोपड़ी वाले पर या फिर जिसके पास में अच्छे घर हो उन पर। तो आप कहेंगे झुग्गी झोपड़ी वालों पर, वो ज़्यादा वल्नरेबल है ना, क्योंकि उनके पास रिसोर्स का संसाधन भी कम है, उनके पास पैसा कम है, जगह भी कम है, और अच्छी जगह वो रहते नहीं। तो यही संवेदनशीलता कहलाती है कि कोई व्यक्ति कितना प्रभावित हो सकता है आपदा से, ठीक है। इसको वैधता भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो कोई व्यक्ति या समुदाय किसी आपदा से कितना प्रभावित हो सकता है, उस डिग्री अथवा स्तर को संवेदनशीलता कहते हैं। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हो आप, वैश्वीकरण समझते हो ना। जैसे कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को सामान भेज रहे हो, ठीक है, या फिर आप बाहर व्यापार करने के लिए चले गए दूसरे देश में, ये क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन के कारण गरीब व्यक्ति आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। भाई गरीब आदमी है, उसी को सूखे का असर पड़ता है, क्योंकि अमीर आदमी के पास में वो पानी के टैंकर मंगवा लेगा, ठीक है, और वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए
एयर फिल्टर्स मंगवा लेगा, मशीन मंगवा लेगा। गरीब आदमी थोड़ी मंगवाएगा ये सब, कहाँ पैसा उसके पास में। 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाए गरीब आदमी को, वो कम थोड़ी है उसके पास। ठीक है, यही बड़ा चैलेंज है गरीब आदमी के सामने। तो गरीब आदमी है वो संवेदनशील ज़्यादा है आपदा के प्रति। अब इसके कारक फैक्टर देख लो कि जिसके कारण से संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जनसंख्या विस्थापन, यानी कि लोग अपने घर मकान को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास, रोजगार व सुविधाओं के कारण लोग हैं वो गाँव से शहरों की ओर प्रवास अधिक करते हैं, है ना। जैसे कि गुड़गांव में, बेंगलुरु में, जयपुर में, मोहाली में, देहरादून में, शिमला में लोग क्यों जाते हैं? वहाँ पे अच्छी स्कूल है, टाइम पे पानी, टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन, ये सब मिल जाता है वहाँ पे, तो इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन शहरों में आय की असमानता अधिक देखी जाती है। भाई शहरों के अंदर कुछ लोग तो बहुत अमीर मिलेंगे आपको, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब मिलेंगे। शहरों में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के साथ शोषण होता है। अब जो लोग मान लो यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के लोग कमाने जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो यहाँ पे इनको कौन देखने वाला है, कौन संभालने वाला है? ठीक है, इनके तो बुरे हालात हैं यहाँ पे। तो शहरों के अंदर क्या होता है, मजदूरों के साथ शोषण होता है। साथ ही कई बार अन्याय के विरुद्ध इन्हें सरकारी तंत्र से कोई सहायता नहीं मिलती है, कोई कानूनी सहायता इसकी नहीं करता है। भ्रष्टाचार बढ़ने तथा शहरी नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं होने से गरीब लोग आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, सरकार भी कानूनी मदद नहीं करती है तो गरीब लोग हैं वो आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। ये जनसंख्या विस्थापन में लिख देना। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, तो वर्तमान में भारत में नए शहरों की संख्या लगातार बढ़ी है। साथ ही महानगरों जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में जनसंख्या का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इससे शहरों में अनियोजित तरीके से बस्तियों का निर्माण हो रहा है, यानी कि लोगों को जहाँ पे जगह मिल रही है। अब दिल्ली में जैसे कि यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहाँ पर यमुना नदी बहती है, वहाँ पर भी लोगों ने मकान खड़े कर लिए हैं। ठीक है, अतिक्रमण कर करके। तो इससे जब बाढ़ वगैरह आ गई, कुछ आपदा आएगी, तो वो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे ना। तो शहरीकरण भी संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इस तरह से लिख दे रहा। इन सब से असुरक्षित जीवन की स्थितियां बन जाती है तथा बीमारियां फैलती हैं। संसाधनों के अभाव से वर्ग संघर्ष बढ़ा है, यानी कि मारामारी आप देखते ही। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो लोग शहरों के अंदर पानी के लिए कितना संघर्ष करेंगे। शहरों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं होने के कारण भी आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अब कितने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है? अब कोई मर गया तो वो मर गया, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो जानता नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। शहरों में गरीब लोग स्वास्थ्य बीमा नहीं करवाते अपना, क्योंकि जानकारी नहीं होती। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश से शरणार्थियों की समस्या भारत में बढ़ी, जिससे स्थानीय संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया। अब जैसे कि 1 करोड़ लोग भाग के आ गए थे भारत में। ठीक है, कहाँ से? बांग्लादेश से, जिसको आप पूर्वी पाकिस्तान कहते थे 1971 से पहले। लेकिन इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और पाकिस्तानी सेना ने काफ़ी जुल्म किया वहाँ पे बंगालियों पे। तो बंगाली भाग कर के, वहाँ के जो रहने वाले थे वो लोग भाग करके कहाँ पे आ गए? भारत में आ गए। तो इससे क्या है, भारत की जो स्थानीय संस्कृति है वो खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। धर्म, जाति, नस्ल के नाम पर नफरत बढ़ने से सामाजिक दंगों, अशांति में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये सब आप लिख देना। किस में? शहरीकरण में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख लेना PYQ उठा करके, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है कि संवेदनशीलता के कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा है जेंडर। जेंडर क्या होता है? मतलब जैसे कि महिला है, पुरुष है, ये जेंडर। भारत तथा विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कमजोर है। अब जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस है, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, एक तो उनकी स्थिति, एक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान की महिलाएं, इनकी स्थिति, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है ना। अतः आपदा के जो नकारात्मक प्रभाव महिलाओं को ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच थोड़ा बहुत स्तर पे युद्ध चल रहा था, ऐसे ही रसिया यूक्रेन का युद्ध, ऐसे ही इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो भाई जो महिला है वो बाहर तो जाती नहीं है, अधिकतर महिलाएं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती रहती है, घरों में रहती है। घर पे बम गिर गया तो महिला और बच्चे मर गए। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ता? एक महिला को। ठीक है, जैसे युद्ध के कारण महिला और बच्चे का जीवन का नुकसान अधिक होता है। सरकार को महिलाओं को संसाधनों पर उचित नियंत्रण देकर उचित नीति बनाकर महिलाओं की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता कम की जा सकती है। अब सरकार ऐसे नियम बनाए, कानून बनाए जिससे कि महिलाओं की स्थिति सुधरे, तो आप ही इसमें लिख सकते हो।
आर्थिक कारक, अब देखो अल्प विकसित अथवा तीसरी दुनिया के देशों में, जैसे कि गरीब देश है सोमालिया, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ठीक है, इन सब देशों में क्या है, आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो पहले से गरीब है, मारा मारी है संसाधनों को लेकर के, ठीक है, आतंकवाद और लड़ाई या संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा है गरीब देशों में। साथ ही यहाँ पर आधारभूत ढांचा भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि रेल नहीं है, अस्पताल, मेट्रो, ये सब बहुत कम है भी तो, ठीक है। तो आधारभूत ढांचा कम है गरीब देशों में, और आने वाली आपदाओं से लड़ने हेतु संसाधनों का अभाव होता है, जिससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सूखे जैसी आपदा स्थानीय अर्थव्यवस्था को खत्म कर देती है। अब गरीब देशों में सूखा पड़ा तो जानवर मारे जाते हैं, इंसान भी मारे जाते हैं, गाँव खाली हो जाते हैं, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था वो खत्म हो जाती है। एशिया में 1970 और 2012 के बीच तुलनात्मक रूप से जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। विकासशील देशों में गरीबी आपदा के प्रभावों को और अधिक बढ़ा देती है। अब गरीब है बेचारे, तो आपदा जब आती है तो गरीब आदमी क्या कर पाएगा भागने के अलावा, ठीक है, तो सब कुछ खत्म ही हो जाता हो। तो गरीबी और ये जो आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक में स्पेशली गरीबी है ना, आर्थिक कारकों में जैसे कि आधारभूत ढांचा भी आता है। गरीबी क्या है, संवेदनशीलता को बढ़ा देती है, इस तरह से लिख देना। फिर भौगोलिक कारक, अब देखो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान। जलवायु परिवर्तन क्या, जैसे कि अब राजस्थान में जलवायु कैसी है, शुष्क ड्राई क्लाइमेट है ना, यहाँ का शुष्क जलवायु है। राजस्थान में मान लो बाढ़ आ गई, और आई भी थी भाई, बाढ़ में जोधपुर में बाढ़ भी आई थी, तो जलवायु परिवर्तन हो गया है ना। और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, पूरा धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। टेम्परेचर आप फील ही करते हो दिल्ली जैसे शहरों का, चंडीगढ़ जैसे शहरों का। तो इन समस्याओं ने छोटे द्वीपीय देश जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, ये टापू देश है ना, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर है, हिमनद है, जो बर्फ के पहाड़ है, वो लगातार पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के कारण, है ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनकी मुश्किलें बढ़ गई है छोटे टापू देशों की। वैश्विक तापन से हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे पहले कौन डूबेगा? टापू देश डूबेंगे, ठीक है। तो ये भौगोलिक कारक है, यानी कि भौगोलिक कारक भी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकारों को बताइए। दोस्तों सेट नंबर 1 में ही मैंने दोनों टाइप कंप्लीट कर दिए, और ये प्राकृतिक आपदाएं हैं दोस्तों, ऐसे भी आता है ये, जैसे कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये सवाल मिलेगा, जलवायु वैज्ञानिक आपदाओं के बारे में बताइए, या भूभौतिकीय आपदाओं के बारे में बताइए, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो मैंने इसको एक ही क्वेश्चन में निपटा दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखना है सबसे पहले। तो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं, यानी कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, उसकी नेचुरल प्रोसेस होती है, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं घटित होती है, उसके कारण से जो आपदा आती है उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप में क्या आता है, पृथ्वी की जो अंदर की प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं या दूर जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। वो क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये 4 टाइप की होती है, भूभौतिकीय आपदाएं, जल वैज्ञानिक आपदाएं, जलवायु वैज्ञानिक और जैविक आपदाएं, ठीक है। इस सवाल को बिल्कुल रट के जाना, आप मानो ये सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है जून वाले पेपर के अंदर। भूभौतिकीय आपदाएं, फिजिकल डिजास्टर क्या होता है, सबसे पहले तो मतलब बता दो आप। पृथ्वी की आंतरिक परतों में, यानी कि जो इंटरनल प्लेट्स हैं, में हलचल से उत्पन्न आपदाओं को भूभौतिकीय आपदाएं कहते हैं, है ना। अब भूभौतिकीय आपदाओं, इसके भी टाइप है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग से भी सवाल आता है, अलग से भी सवाल लिख सकता है। भूभौतिकीय आपदाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या जलवायु वैज्ञानिक आपदाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ऐसे भी आता है। तो सबसे पहले इसके भूभौतिकीय आपदा के टाइप पढ़ते हैं। पहला भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, यानी कि भूस्खलन जानते हो ना, जैसे कि पहाड़ है, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ों पर बरसात होती है तो मलबा नीचे आ जाता है, पानी, कीचड़ और मलबा, चट्टान, ये सब नीचे आ जाते हैं, है ना, जमीन खिसक जाती है, पहाड़ खिसक जाते हैं, भूस्खलन इसे कहते हैं। सुनामी, सुनामी जानते हो ना, समुद्र के अंदर क्या होता है, काफ़ी बार ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, या फिर भूकंप आता है, उसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ में जो लहरें होती है वो तटों की तरफ
आने लगती है तो इसे सुनामी कहते हैं। तो भूकंप पढ़ लेते हैं सबसे पहले। भूभौतिकी आपदाओं में जब पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है तो पृथ्वी की सतह पर जोरदार झटके अथवा कंपन महसूस होते हैं, इसे भूकंप कहते हैं। इससे रिहायशी जहाँ पर लोग रहते हैं और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचता है तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं जो मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बिजली लाइन, पानी की लाइनें, गैस की पाइपलाइनें ध्वस्त खत्म हो जाती हैं। और भूकंप का परिमाण, जैसे कि अपन डिस्टेंस दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, पानी को लीटर में मापते हैं, वैसे ही भूकंप को किस में मापते हैं, रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र को फोकस केंद्र, जहाँ से पैदा होता है भूकंप उसको फोकस केंद्र कहते हैं, ध्यान रखना। तथा भूकंप की तरंगे पृथ्वी के जिस केंद्र तक पहले पहुँचती है, देखो भूकंप कहाँ से पैदा होता है, भूकंप की तरंगे फोकस केंद्र से निकलती हैं चारों तरफ, और जिस बिंदु पर वो सबसे पहले पहुंचती है वो कहलाता है एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र। ये थोड़ा लिख सकते हो आप। अब तक के सबसे खतरनाक भूकंप भारत के देखते हैं। 1950 में असम तिब्बत वाले बेल्ट में भूकंप आया था, काफ़ी लोग मर गए थे। 2001 इस भूकंप को कोई नहीं भूल सकता, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, है ना। कच्छ जिला है और कच्छ जिले में भी पर्टिकुलर आपको बताऊं तो भुज नाम के एक स्थान पे आया था, भुज नाम के स्थान पे आया था। और 2005 में कश्मीर का भूकंप, 2004 में हिंद महासागर में उत्पन्न भूकंप, ये अब तक के खतरनाक भूकंप है भारत के। दूसरा है ज्वालामुखी। भूभौतिकी आपदाओं में दूसरा टाइप ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह से जब लावा, गैस, राख तथा विस्फोट होने लगता है, इसे ज्वालामुखी या वोल्केनिज्म कहते हैं। पृथ्वी की समताप मंडल में यानी कि वायुमंडल की अलग अलग परतें होती है ना, तो उसमें एक परत का नाम है समताप मंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, जहरीली गैसें हैं। इससे वायुमंडल जहरीला बन जाता है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो गैसें भी निकलती हैं। जलवाष्प व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बनाते हैं। यह अम्ल वर्षा के साथ धरती पे आता है तो जैव विविधता को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब एसिड रेन आप जानते हो दोस्तों कैसे बनती है। हवा में नमी मौजूद रहती है, नमी यानी कि पानी H2O और ये NO2 मिल करके HNO3 बना लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया करके, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जब बरसात के साथ में नीचे आता है ना धरती पर, तो धरती पर जितने पेड़ पौधे हों खत्म हो जाते हैं। और हमारी जो धरोहर है जैसे कि ताजमहल, उसके पत्थर पे अगर गिरेगा तो पीला हो जाएगा। तो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारे नेशनल हेरिटेज है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। इंडोनेशिया देश के सुम्बावा द्वीप पर स्थित माउंट तंबोरो में 1815 में ज्वालामुखी फटने से 1 लाख लोग मारे गए थे। ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें ज्वालामुखी फटने से सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। कहाँ पे मारे गए? इंडोनेशिया देश है ना, वहाँ पर एक आइलैंड है, एक टापू है सुम्बावा द्वीप, और एक पहाड़ है वहाँ पे माउंट तंबोरा, वहाँ से ज्वालामुखी फटा 1815 में 1 लाख लोग मर गए। भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि आपने क्रिकेट की बॉल को आसमान में उछाला, नीचे आ गई, नीचे क्यों आ गई, वो ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि दोस्तों धरती का है ना एक प्रकार का एक फोर्स होता है जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से चट्टान, मिट्टी और मलबे का धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने की घटना भूस्खलन कहलाता है। वर्षा के दौरान पहाड़ों के ढलान का मलबा नीचे स्थित गांवों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइडिंग यानी कि ज़मीन खिसकती है वो पश्चिमी घाट यानी कि गोवा, महाराष्ट्र, केरल वाला इलाका और हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन घटनाएं ज़्यादा होती है। पहाड़ों में ब्लास्टिंग यानी कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए दोस्तों जिलेटिन की छड़ें लगा दी जाती हैं, ब्लास्ट किया जाता है, विस्फोट किया जाता है, वनों की कटाई, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना, जैसे कि कहीं पे रिसोर्ट बना दिया, कहीं पे होटल बना दिए बड़े बड़े। तो इससे क्या होता है, भूस्खलन बहुत तेजी के साथ में होता है। सुनामी, समुद्र में भूकंप आने अथवा ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, समुद्र में ऊंची व तेज गति से लहरें तटों की तरफ आने लगती है। और सबसे खतरनाक सुनामी अब तक के भारत में 26 दिसंबर 2004 को आई थी दोस्तों। हिंद महासागर में भूकंप की उत्पत्ति से सुनामी उत्पन्न हुई, इससे लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए। और इस सुनामी से यानी कि जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई, उससे इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इसी तरह से लिखना है ना, मतलब हेडेक नहीं लेने किसी चीज़ की।
मैं बता रहा हूँ आपको, 3 ही वीडियो देख के चले जाना और बिल्कुल फ्री टेंशन होके जाना। इतना तो आप बुक से भी नहीं पढ़ पाओगे, बुक का निचोड़ ही मैंने 3 वीडियो में डाल दिया, आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो चलो भाई, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा में दूसरे टाइप की आपदा देखते हैं, जल वैज्ञानिक आपदाएं, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। तो नाम से समझ में आ रहा, जिसमें पानी शामिल होगा वो जल वैज्ञानिक आपदाएं कहलाएंगी। तो पृथ्वी पर पानी की गति, वितरण, गुणवत्ता में आए अचानक परिवर्तन से आई आपदा को जल वैज्ञानिक आपदा कहते हैं। कितनी बढ़िया शुरुआत की है। अब एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि हिमस्खलन, एवलांचेस को कहते हैं। ये क्या होता है? मौसम परिवर्तन अथवा मानव गतिविधियों से जब एक पहाड़ के ढलान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े की मात्रा नीचे आने लगती है तो हिमस्खलन कहते हैं। अब जैसे कि कोई बर्फ का पहाड़ है, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ टूट करके मान लो सड़कों पे, रास्तों पे आने लग गई, तो इसको क्या कहते हैं? हिमस्खलन कहते हैं। ये भी आपदा है। हिमस्खलन के 2 प्रकार हैं, सतही हिमस्खलन, एक है पूर्ण गहराई वाला हिमस्खलन। तो सतही हिमस्खलन कब होता है? जब बर्फ की एक परत दूसरी परत पर स्लाइड करती है ना, खिसकती है दूसरी परत पर। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है क्योंकि थोड़ा बहुत ही बर्फ के टुकड़े नीचे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है पूर्ण गहराई वाला हिमस्खलन। इसमें क्या होता है? एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है, वो ज़मीन पर स्लाइड करने लगता है, पूरा का पूरा टुकड़ा ज़मीन पे आ जाता है, बड़ा टुकड़ा। उदाहरण के लिए दोस्तों, हुआ स्केरन हिमस्खलन पेरू नाम का एक देश है। पेरू कहाँ पे है? ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। वहाँ पे 1970 में ये पूर्ण गहराई वाला हिमस्खलन हुआ था। इसमें 20,000 लोग मर गए थे और इसका नाम था, इस घटना का नाम हुआ स्केरन हिमस्खलन। ठीक है, आगे उत्तराखंड में भी अभी हाल फिलहाल हिमस्खलन हुआ था दोस्तों। 2 मार्च 2025 को 8 मौतें हो गई थी हमारे भारतीय जवानों की। ठीक है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब बाढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। जब किसी स्थान पे सामान्य से अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि यमुना है, वो अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लग जाए तो हम कहेंगे दिल्ली में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो बाढ़ के कारण क्या होते हैं? मानसून के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बरसात होना, बादल फटना, हिमालय ग्लेशियर पिघलना, अनियोजित शहरीकरण, यानी कि बिना प्लानिंग के अपन अर्बनाइजेशन करते हैं, मन में आया वहीं पे मकान बना लिए, स्कूलें खड़ी कर दी, वनों की कटाई, इनके कारण बाढ़ आती है। क्योंकि दोस्तों जो वन है ना, वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव नहीं होता, बाढ़ का जो पानी होता है वो जंगलों के अंदर रुक जाता है। लेकिन जंगल नहीं रहेंगे तो बाढ़ का पानी है वो शहरों की तरफ आने लग जाएगा। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, जैसे कि यूपी बिहार सिक्किम वाला जो इलाका है ना, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान कहते हैं, वहाँ पे बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है। इससे हर साल 1,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान होता है, लाखों मानव तथा मवेशी लापता व मृत हो जाते हैं। आगे चलते हैं, जल वैज्ञानिक आपदाएं। ये प्राकृतिक आपदाओं का तीसरा टाइप है। ये आया था सवाल पिछली बार। ठीक है, अलग से सवाल आया था। तो ऐसी आपदाएं जलवायु में परिवर्तन की वजह से आती हैं। जलवायु क्या होता है दोस्तों? किसी भी जगह का जो मौसम की औसत दशाएं हैं उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं वहाँ के। जैसे कि राजस्थान में क्या है, यहाँ का 12 महीनों का एवरेज मौसम आप देखोगे तो ड्राई रहता है लगभग, है ना, तो उसको जलवायु कहते हैं। अब जलवायु में जब चेंज आता है तो इसके कारण भी डिजास्टर आ जाता है। जैसे कि अत्यधिक तापमान, जब लू चलने लगते गर्मी में, सूखा पड़ने लगता, दावानल को अपन जंगल की आग या फॉरेस्ट फायर या वनाग्नि कह सकते हैं, चक्रवात। अब एक एक करके देख लेते हैं यार। अत्यधिक तापमान, एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसमें 2 टाइप की आपदाएं आ जाती हैं। एक तो लू आ जाती है, मतलब हीट वेव्स, जो गर्म हवाएं चलती है नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, एमपी में। शीत लहरें, ठंडी हवाएं कहाँ बहती है? हिमाचल, उत्तराखंड, कई बार तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी अपन दिसंबर और जनवरी के महीने में फील करते हैं ठंडी हवाएं। तो आपदा ही एक टाइप की। अब उष्ण लहरों में लिख दो कि मई जून में भारत में गर्म हवाएं चलती हैं। भारत के 57% जिले उष्ण लहरों की चपेट में। मुंबई, बेंगलुरु में जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक गर्म मौसम रहता है क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट के जंगल पैदा हुए। कंक्रीट के लोगों ने मतलब पेड़ वेड़ खत्म करके, झील खत्म करके बेंगलुरु में क्या खड़े कर लिए? बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज, बड़े बड़े एमएनसी खड़े कर लिए। तो क्या होगा उनसे? मौसम गर्म ही होगा, नौकरियों का नुकसान होगा। अब देखो, उष्ण लहरें, लू चलेंगी तो कौन ऑफिस जाएगा? नौकरियों का नुकसान होगा। भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है वो भी कम होगा। क्या होता है जीडीपी? किसी भी देश में एक साल के भीतर वस्तुओं और सेवाओं को कुल मिले जीडीपी कहलाता है। तो दोस्तों
लू जब चलेगा, गर्म हवा चलेगा, कारखाने फैक्ट्री कौन जाएगा, ऑफिस कौन जाएगा, ठीक है, लोग बीमार पड़ेंगे और काम धंधा नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, चीज़ नहीं बनेगा, नहीं सामान बेचेंगे, तो क्या होगा, जीडीपी कम होगी, आर्थिक विकास कम होगा भारत का। ये सब लिख सकते हो। शीतलहरों में लिख दो शीतलहर, ठीक है भाई। एक गाना भी आया है, एक हरियाणवी गाना शीतलहर पे। चलो शीतलहर। अब देखो दिसंबर जनवरी के महीने में हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में ठंडी लहरें अपन फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 में बना था, इसके तहत ये एक नेशनल डिजास्टर है। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं शीतलहरों से। ये इसमें लिख देना अत्यधिक तापमान, ठीक है। अब देखो जलवायु वैज्ञानिक आपदाओं में दूसरा टाइप सूखा। शुष्क मौसम की लंबी अवधि जो पानी की महत्वपूर्ण कमी की ओर ले जाती है, जैसे कि लंबे समय तक किसी स्थान पे बरसात नहीं हुई, तो वहाँ पे अपन क्या कहेंगे, सूखा पड़ गया। इसके कारण क्या होते हैं सूखे के, हवाओं के पैटर्न में बदलाव, वाष्पीकरण में वृद्धि, ज़मीन का पानी उड़ करके आसमान वायुमंडल में चला जाता है, तो जानवरों के लिए, इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं रहेगा, तो क्या पड़ेगा वहाँ पे, सूखा, लंबे समय तक वर्षा ना होना। इसके प्रभाव क्या होते हैं, पशुओं हेतु पानी व चारे की कमी, लोगों का गांव से शहरों की ओर पलायन, कृषि क्षेत्र में नुकसान, जैव विविधता में हानि। तीसरा है जलवायु वैज्ञानिक में दावानल अथवा जंगल की आग। भारत का 36% क्षेत्रफल दावानल से प्रभावित है। यह एक परंपरागत मौसमी आपदा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान बढ़ने से दावानल बढ़े हैं। कई बार इंसान द्वारा बीड़ी सिगरेट फेंकने की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। भारत में वनाग्नि से यानी कि जंगल की आग से प्रभावित राज्य देख लो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जंगल ज़्यादा हैं। अब जंगल की आग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल को जहरीला बना देती है। आगे है फोर्थ टाइप चक्रवात। जब समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री, अब देखो चक्रवात क्या होता है भाई, चक्रवात में समुद्र की सतह से जो गोल गोल हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं और फिर वो तटों की तरफ आने लगती हैं, गोल गोल घूमती हैं हवाएं, तूफान आता है बहुत तेज, ये चक्रवात कहलाता है। चक्रवात कब उत्पन्न होता है, उसके लिए कुछ सिचुएशन होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो कम से कम, और वायुमंडल में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाए, है ना, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर जोन बन जाए, तब चक्रवात पैदा होता है, तूफान पैदा होता है। वहाँ पर फिर मूसलाधार बरसात के साथ तेज हवाएं चलती हैं, जिससे तटों के पेड़ व भवन नष्ट हो जाते हैं तथा जान माल को भारी नुकसान पहुंचता है। इससे जल जनित बीमारियों जैसे कि हैजा तथा मनोवैज्ञानिक आघात। मनोवैज्ञानिक आघात क्या होता है, जैसे कि चक्रवात आया, किसी ने अपने माँ बाप खो दिए, भाई बहन खो दिया, पति पत्नी खो दिया, तो फिर वो उस सदमे से उभर नहीं पाता है। इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक आघात, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। सबसे घातक चक्रवात अभी तक कौन से हैं भारत के, भोला चक्रवात 1970 में आया था, इसमें 3 लाख मौतें हुई थी, बांग्लादेश से भारत को प्रभावित किया था भोला चक्रवात ने। और उड़ीसा सुपर साइक्लोन, ये आपके सिलेबस में दे रखा है ना, 20 नंबर का एक सवाल आता है, उसको अपन अगले गेस्ट पेपर में करेंगे, सेट नंबर 2 में। 1999 में आया था ये, इसमें 10,000 मौतें हो गई थी उड़ीसा सुपर साइक्लोन में। ऐसे ही नरगिस नाम का एक चक्रवात आया था 2008 में म्यांमार में, 1.5 लाख मौतें हो गई थी इससे। देखो प्रकृति कैसे इंसानों का सफाई करती है, आप देख सकते हो ना। जैविक आपदाएं, बायोलॉजिकल डिजास्टर, ये चौथे टाइप की प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जानवर, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया की वजह से प्रकोप तेजी से दुनिया में फैल जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर पशु, मानव आर्थिक नुकसान होता है। जैसे कि प्लेग फैला दुनिया में, इबोला वायरस था दोस्तों, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी फैली, इन्फ्लुएंजा वायरस फैला 1918 में, कोविड-19 ये महामारी फैली, ये बायोलॉजिकल डिजास्टर हैं, ठीक है। तो बीमारी के लक्षण पहचान कर इनका तत्काल टीकाकरण इसका प्राथमिक उपचार है। जैसे कि कोविड-19 में बीमारी, कोरोना से बचने के लिए हमने टीके लगवा लिए, तो ये इसका प्राथमिक उपचार है। स्वास्थ्य अवसंरचना, यानी कि हमें हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे और स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करके दीर्घकालिक उपायों को हम अपना सकते हैं और जैविक आपदाओं के असर को कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्राकृतिक आपदा का रेखा चित्र वर्णन करें, ठीक है। समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा पढ़ना, एक कमेंट करके बता देना, फीडबैक देना जरूरी है दोस्त, ठीक है। देखो सबसे पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ो, भारत में
प्राकृतिक आपदा का रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी कि प्रोफाइल, प्रोफाइल भी आ सकता है, रेखा चित्र शब्द की जगह प्रोफाइल दिख सकता है आपको। अब भारत में कौन कौन सी आपदाएं कहाँ कहाँ पर आती है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो भारत का प्रत्येक राज्य, भूमिका से शुरुआत कर दो, प्रत्येक राज्य आपदा से प्रभावित है। यहाँ अनेक तरह की आपदाएं आती रहती है भारत में, जैसे कि भूकंप। अब बता दो भाई, मेन क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। भूकंप कहाँ पे आता है? भारत का 59% हिस्सा जो है वो भूकंप की चपेट में। इसकी मुख्य वजह भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट का टकराना है। भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं, है ना, जोन 2 एवं जोन 3। यहाँ सबसे कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं इन क्षेत्रों में, जैसे कि केंद्रीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र जैसे कर्नाटक हो गया, है ना, एमपी हो गया, दक्षिणी भारत जैसे कि तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहाँ सब कम भूकंप आते हैं, बहुत ही थोड़े बहुत झटके महसूस होते हैं कभी कभार। जोन 2 क्योंकि जोन 3 में आते हैं। जोन 4 में कौन आता है? देखो, सबसे पहले तो जोन 4 में जो भी इलाके आएंगे भारत के, वहाँ पर जोन 2 और जोन 3 से ज़्यादा भूकंप के झटके आएंगे। अब आप में से कोई पूछ सकता है जोन 1 कहाँ गया? भाई जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया गया है, ठीक है। टोटल 4 ही जोन है अब भारत के। तो यहाँ पे जोन 4 में क्या है, जोन 3 और जोन 2 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, सिक्किम, उत्तर भारतीय मैदान। जोन 5 में देखो सबसे खतरनाक भूकंप यहीं पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, गुजरात का जो कच्छ इलाका है और लद्दाख। क्योंकि देखो हिमालय है वो अभी भी जवान है, यानी कि अभी भी वो बन रहा है, ग्रोथ हो रही है हिमालय में, तो वहाँ पे परतें खिसकती रहती है। इसलिए हिमालय के आसपास जितने भी राज्य हैं भारत के, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। भारत के अब तक के सबसे खतरनाक भूकंप बिहार नेपाल भूकंप 1934 में 8.4 पैमाने का भूकंप आया था ये, ठीक है, 7,000 मौतें हो गई थी। 2001 का भुज भूकंप 7.7 रिएक्टर का 20,000 मौतें। कश्मीर भूकंप 8 अक्टूबर 2005 7.6 रिएक्टर का मौतें 80,000। फिर सुनामी लिख दो, है ना। सुनामी कहाँ कहाँ पे आती है? वही भारत का आपदा रेखा चित्र हो जाएगा। सुनामी समुद्र में ज्वालामुखी और भूकंप के कारण लहरें तेजी से तटों की तरफ आगे बढ़ती हैं। भारत में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं यही बता दो आप। अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी। अब ओबीएस सी बात है, सुनामी कहाँ पे आएगी? जहाँ पे समुद्र होगा, तो ये इलाके समुद्र से सटे हुए हैं। अब तक की सबसे खतरनाक सुनामी 24 दिसंबर 2004 को हुई थी, 2,30,000 लोग मारे गए थे इसमें। भूस्खलन लिख दो। अब भूस्खलन कहाँ पे आता है? पहले तो इसका थोड़ा बहुत मतलब बता दो। भूस्खलन क्या होता है? चट्टान, मलबा और मिट्टी का पहाड़ से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है, जिससे निचले गांवों में जीवन प्रभावित होता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईयरफोन लगा के रखना आपको, और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके रखना, और ट्रस्ट रखना। ट्रस्ट, भरोसा बड़ी चीज़ है यार, है ना। ये समझो आप, यही सवाल है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें अपन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं ना, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब, यहाँ पे भूस्खलन आता है ज़्यादा। कुछ घटनाएं लिख दो, जैसे कि 1948 का गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? असम में। वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, 500 लोग मर गए थे वहाँ पे 1948 में। ऐसे ही दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे 1968 में एक लैंडस्लाइड हुआ था, 1000 मौतें हो गई थी इसमें। बाढ़ लिख दो, बाढ़, फ्लड, किसी जगह पर पानी का सामान्य मात्रा में बढ़ना बाढ़ की स्थिति कहलाती है। भारत का 50 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। मानसून के समय उत्तर भारत के शहरों में अक्सर बाढ़ की स्थिति रहती है। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, उड़ीसा। और अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ की घटनाएं, मोरबी बांध टूट गया था, उससे बाढ़ आ गई थी 1979 में, गुजरात में है मोरबी बांध, मोरबी। 2005 की मुंबई बाढ़, 1100 मौतें। 2013 की उत्तराखंड बाढ़, ये सिलेबस में भी अलग टॉपिक दिया हुआ है, सेट नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है। 6000 मौतें हुई थी 2013 में जो उत्तराखंड बाढ़ हुई थी। 2018 में केरल बाढ़ आई, 500 लोग मर गए। 2025 में पंजाब में भी बाढ़ आई थी, 55 मौतें यहाँ पर भी हो गई थी, ठीक है। तो यह है भारत का आपदा का रेखा चित्र, यानी कि कौन कौन सी आपदाएं, डिजास्टर भारत में आते हैं, कहाँ पर आती हैं। चक्रवात लिख दो। समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व वहाँ पर निम्न वायु दाब का अगर क्षेत्र बन जाए तो तेजी से हवाएं बहने लगती हैं, ऊपर की तरफ भारी बरसात होती है। तटों पर रहने वाले लोग, मछुआरे, मवेशी, पशु अवसंरचनाएं बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी।
अब तक के सबसे खतरनाक चक्रवात कौन कौन से हैं? 1700 ईस्वी का हुगली में आया था भाई। हुगली कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 2013 में फेलिन चक्रवात आया उड़ीसा में, और 1999 का उड़ीसा महाचक्रवात। 2014 में हुदहुद चक्रवात। अब चक्रवातों के भी नाम होते हैं, यहाँ पे मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा कैसे नामकरण किया था, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है नामकरण। याद रखो बस, ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं चक्रवात की, याद रखना। फिर सूखा, किसी स्थान पर लंबे समय की अवधि में बरसात अगर नहीं होती तो वहाँ पर सूखे की स्थिति कहलाती है। जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा सूखे से प्रभावित क्षेत्र है। भारत के अब तक के सबसे खतरनाक सूखे 1899 का महान सूखा ग्रेट फेमाइन, द ग्रेट फेमाइन इसको कहा जाता है। फिर 1965 और 66 लगातार 2 साल तक सूखा पड़ा था भारत में। 2016 का मराठवाड़ा का सूखा, महाराष्ट्र में एक जगह है मराठवाड़ा, काफ़ी सूखा पड़ता है यहाँ पे। 2023 और 24 में बेंगलुरु सूखा। फिर साथ में लिख सकते हो शीतलहर, कोल्ड वेव। दिसंबर जनवरी के समय उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। इसमें प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड। उष्ण लहरें, हीट वेव्स या लू भी जिसको आप कहते हो, अप्रैल मई में उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे जीवन रुक सा जाता है। जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में गर्मियों के दौरान 40 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच जाता है। प्रभावित क्षेत्र देख लो, लू कहाँ पे चलती है भारत में? सबसे ज़्यादा तो विदर्भ जो कि महाराष्ट्र के रीजन में पड़ता है, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पे उष्ण लहरें, हीट वेव्स ज़्यादा चलते हैं। ऐसे लिखना आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचा बताइए। बहुत बार रिपीट हुआ भाई, बढ़िया सवाल है, 1 नंबर सवाल है ये, ठीक है। तो देखो, भारत के अंदर आपदा से बचाने के लिए लोगों को भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपदाओं से निपटने हेतु तथा लोगों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वैधानिक संस्थाओं, स्टेट्यूटरी बॉडीज की स्थापना की गई। वैधानिक संस्थाएं क्या होती है? संसद अगर किसी अधिनियम के द्वारा किन्हीं संस्थाओं की स्थापना करती है तो उनको क्या कहते हैं? वैधानिक संस्थाएं। समझ में आ गया? संसद कोई एक्ट पारित कर दे, कोई अधिनियम पारित कर देती है तो उसको क्या कहते हैं? जो संस्था बनाई जाती है फिर वैधानिक संस्था कहते हैं। तो पहली संस्था बनी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्राधिकरण मतलब एजेंसी, यानी कि जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण लोग बैठे होते हैं, जैसे कि पीएम हो गया, सीएम हो गया, सचिव हो गए, या कोई नेता हो गया, अफसर हो गए, तो वो डिसीजन लेते हैं। इसकी अध्यक्षता, अब देखो एनडी में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरमैन कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करता है ताकि बहु खतरों, अलग अलग जो खतरे होते हैं उनसे निपटा जा सके और एक सक्रिय तथा प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति बनाई जा सके। यानी कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के अलग अलग खतरे हैं वो एनडी में कम करने का प्रयास करता है, नीतियाँ बनाता है, कानून बनाता है, देश के नियम बनाता है, कैसे निपटना अपने को आपदाओं से। एनडीए में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब देखो, भारत में जितने भी राज्य हैं सबका अपना अपना एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना हुआ है। अब सेंट्रल लेवल पे, केंद्र स्तर पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वैसे ही राज्य स्तर पे एसडीए में है। तो जो एनडीए में है सभी राज्यों के एसडीएम के साथ समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जिसको अपन कहते हैं कि देखरेख करता है। एनडीए में सामुदायिक भागीदारी हेतु और सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क दोस्तों 2015 में एक बनाया गया था, एक प्रकार का ढांचा जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं इनको कुछ टारगेट दिए गए थे कि आपको आपदाओं का प्रभाव कम करना है। सेंडाई फ्रेमवर्क कहलाता है। मैंने इस सवाल भी लिखा हुआ है इसी पेपर में, आगे देखना। तो एनडीए में क्या करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के जो नियम है जिसमें आपदा से लड़ने के लिए नियम बताए जाते हैं उनको फॉलो करता है एनडीए में, और भारत में पालन करते हुए आपदा प्रतिरोधी भारत के निर्माण पर जोर देता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, देखो ये भी किसी भी डिजास्टर को रोकने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अध्यक्ष इसके केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, केंद्रीय गृह सचिव, ठीक है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है होम मिनिस्ट्री का। सदस्य इसका वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य आदि मंत्रालयों के सचिव होते हैं। इसका काम क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना, दिशा निर्देश निर्धारित करना, समन उपायों की निगरानी करना। समन यानी कि मिटिगेशन कहते हैं, आपदा न्यूनीकरण भी आप बोल सकते हो इसको, आपदा के प्रभाव को कम करना इसका काम है।
एनईसी यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना यानी कि उनको फॉलो भी करती है। अब देखो, देश में जैसे कि राजस्थान में सूखा पड़ा, केरल में बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, तो हर राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य कौन कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव जो कि आईएएस ऑफिसर होता है ना, सीनियर आईएएस ऑफिसर। अन्य मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। अधिकतम 8 ही सदस्य होते हैं इसके एसडीएमए के। इसका काम क्या है? राज्य की आपदा प्रबंधन नीति तैयार करना और राज्य आपदा प्रबंधन योजना को बनाना। नीति तैयार करना और योजना को बनाना, ठीक है। ये सब किताब में नहीं दिया हुआ दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत सलीके से, बहुत प्यार से नोट्स लिखे हैं, खुद लिखे हैं मैंने ये, ताकि आपको समझ में आए बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर। योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना, यानी कि योजनाओं को जब लागू किया जाता है किसी भी राज्य में आपदा अगर आती है तो कोऑर्डिनेशन करना, लोगों से बात करना और आपदा तैयारी के लिए राज्य के विभागों को दिशा निर्देश प्रदान करना। आपदा समन्वय यानी कि आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए और प्रतिक्रिया के लिए धन आवंटन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना। विभागीय तैयारियों की समीक्षा करना, जो एसडीएमए है वो अपने राज्य के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो जो भी काम कर रहे हैं आपदा के दौरान उनके कामों की रिव्यू करना, समीक्षा करना और जोखिम न्यूनीकरण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देना और कर्मियों के प्रशिक्षण की सुविधा देना। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए, देखो केंद्र स्तर पर तो एनडीएमए था, राज्य स्तर पे एसडीएमए और जिला स्तर पे डीडीएमए। इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला पुलिस अध्यक्ष, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी होते हैं। इसका काम क्या होता है? डीडीएमए का जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना, जिसमें जोखिम यानी कितना रिस्क का कितना नुकसान हो सकता है, भेद्यता यानी कि कितने लोग संवेदनशील हैं, क्षमता बस जोखिम मूल्यांकन शामिल होता है। एनडीएमए तथा एसडीएमए के दिशा निर्देशों का पालन करना, जिले में आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना, राहत प्रयासों का समन्वय करना और राहत शिविरों को केंद्रों की स्थापना करना। ये किसके काम है? डीडीएमए का काम है। फिर है आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संस्थान। दोस्तों ये भी एक वैधानिक संस्थान है। 2005 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था उसके बाद में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। भारत के गृह मंत्रालय के अधीन ये संस्थान यानी कि कॉलेज है ना, एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआईडीएम प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है अधिकारियों को, कर्मियों को। अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए प्रमुख वैधानिक संस्थान। इसके प्रमुख पहलू देखो, एनआईडीएम प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करता है। एनआईडीएम आपदाओं से निपटने हेतु अनुसंधान करता है, आपदाओं का दस्तावेजीकरण करता है, यानी कि पास्ट में जितने भी आपदाएं आई हुई है डॉक्यूमेंटेशन करना, कितने लोग मर गए, सरकार ने क्या प्रयास किए, तथा केंद्र अथवा राज्य सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर नीति निर्माण में सहायता करता है। यानी कि देश की सरकार अगर कुछ नियम बनाती है तो एनआईडीएम सहायता करता है। यह अधिकारियों के लिए आपदा प्रतिक्रिया यानी कि आपदा के दौरान जो रिस्पॉन्स दिया जाता है, पुनः प्राप्ति यानी कि रिकवरी में, और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन यानी कि जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर न पहुँचे कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी को लेके आना, वो एनआईडीएम बताती है कि कैसे आप जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करता है, यह आपदा नियमावलियों को तैयार करता है। एक है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो एनडीआरएफ के जवान हैं दोस्तों, आपने देखा होगा बाढ़ से, भूकंप से कैसे लोगों को बचाते हैं। तो एनडीआरएफ को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा 2006 में स्थापित किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारत में अप्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के लिए त्वरित और सक्रिय प्रतिक्रिया हेतु भारत का एक विशेष बल है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी व एसएसबी की 16 बटालियन शामिल होती हैं। आपदा आने से पहले ही एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिए जाते हैं। सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने हेतु मॉक ड्रिल यानी कि जैसे कि भूकंप आया नहीं, उससे पहले कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट की जाती है, भाई भूकंप आ रहा है आप कैसे बचोगे, ये सब मॉक ड्रिल होता है ना, अभ्यास होता है एक तरह का। सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूक कार्यक्रम आयोजित करता है एनडीआरएफ। ये हो गए 5 सवाल, ठीक है। ऐसे आपको आंसर लिखने हैं, बहुत टफ नहीं है दोस्तों, लेकिन इस पेपर को हल्के में लेते इसलिए बेक आती है, बार बार पेपर देते रहते, फेल होते रहते हो। तो क्यों ना ये 3 वीडियो अच्छे से देख लो, रट लो, इनको लिख लो एक जगह पे, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि 26 सवाल है यार, 26 सवाल
मायने रखते हैं अपने आप में ही। क्वेश्चन नंबर 6, आपदा प्रबंधन चक्र को परिभाषित करके इसके चरणों की व्याख्या कीजिए। देखो सबसे पहले तो जो आपदा प्रबंधन चक्र है उसका मतलब बता दो। यह सतत चलने वाला, लगातार चलने वाला एक चक्र है जिसका उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को कम करना, त्वरित सहायता प्रदान करना और तीव्र पुनः प्राप्ति है। इसके 3 चरण होते हैं इस साइकिल के, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं? आपदा से पहले वाला चरण, आपदा के दौरान वाला चरण और आपदा के बाद में जो प्रयास किया जाता है। ये 3 चरण हैं इसमें, इस साइकिल में, इस चक्कर में 3 चरण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपदा से पहले वाला चरण। जैसे कि मान लो चक्रवात 15 दिनों बाद में आने वाला है, तो हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं ताकि उस चक्रवात से, साइक्लोन से सबसे कम नुकसान हो। इसमें जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम मूल्यांकन, तैयारी शामिल होते हैं। ठीक है, न्यूनीकरण मतलब कम करना, मूल्यांकन यानी कि देखना कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, सब मूल्यांकन करना। तैयारी यानी कि प्रिपेयर्डनेस, कैसे लोगों को ट्रेनिंग हम दें, लोगों को तैयार करें, सिखाए लोगों को, है ना, कि इस तरह से बचो आप। तो जोखिम न्यूनीकरण इसमें बता दो, इसमें किसी आपदा की गंभीरता को कम करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। जैसे कि क्या पढ़ रहे हैं अपन, आपदा से पहले वाला चरण पढ़ रहे हैं, आपदा आई नहीं है उससे पहले अपन क्या क्या कर सकते हैं? पहला जोखिम न्यूनीकरण। तो इसमें क्या करेंगे? बाढ़ से बचाव हेतु संरचना बनाएंगे, इमारतों को भूकंप रोधी बनाने के लिए उसमें सुधार करेंगे, जैसे कि लकड़ी उकड़ी के घर बना देना। सख्त भवन निर्माण संहिता मतलब नियमों का समुच्चय। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो भी इसी तरह से बनाए जाएंगे कि भूकंप से उनको नुकसान ज़्यादा ना पहुँचे। नियमों को ध्यान रख करके बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसी को कहते हैं भवन निर्माण संहिता। भूमि उपयोग योजना, जोनिंग विनियमन। जोनिंग मतलब एक इलाके को अलग अलग जोन में बांट देना और अलग अलग जोन के लिए अलग अलग नियम बनाना, ये जोनिंग विनियमन कहलाता है। जोनिंग रेगुलेशन भी कहते हैं इसको। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु आपदा मानचित्रण बनाना तथा पर्यावरण का प्रबंधन करना, ये सब आप जोखिम न्यूनीकरण में लिखोगे। फिर है तैयारी। तो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, घरेलू स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का विकास करना और उन्हें अद्यतन अपडेट करना शामिल होता है। जनता को सचेत करने हेतु प्रणालियों की स्थापना, निगरानी और परीक्षण करना। आपातकालीन कर्मियों को प्रशिक्षण देना, अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित करना और सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में समुदाय को शिक्षित करना, ये सब शामिल होता है। किसमें? इसमें तैयारी में लिख देना आप। जोखिम मूल्यांकन में लिख दो यह विश्लेषण करना कि कौन से समुदाय, कौन से कम्युनिटी, बुनियादी ढांचे और प्रणालियाँ सबसे अधिक जोखिम में के अंदर है। फिर आपदा के दौरान वाला चरण। ठीक है, अब मान लो आपदा आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं? इसे प्रतिक्रिया वाला चरण भी कहते हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी है या जीवन बचाने, संपत्ति के नुकसान को कम करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु तत्काल कार्यवाही पर केंद्रित होता है, जैसे आकस्मिक योजनाओं को तुरंत लागू करना और आपातकालीन सेवाओं जैसे कि अग्निशमन, एम्बुलेंस, पुलिस को आदि को जुटाना, फंसे हुए लोगों और लापता लोगों को खोजना व बचाना। उच्च जोखिम वाले यानी जहाँ पे खतरा ज़्यादा है तथा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। पीड़ितों को स्वच्छ भोजन, पानी, चिकित्सकीय सहायता व आश्रय सुविधा उपलब्ध करवाना। प्रभावित क्षेत्रों में लूटपाट रोकने और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना। जनता को सूचित रखने और बचाव दल की कार्रवाई का समन्वय करने हेतु प्रभावी और समय पर संचार उपलब्ध करवाना। संचार यानी कि लोगों को कम्युनिकेशन करके, रेडियो पे बता करके कि भाई इस तरह से बचो, आप इस तरह से फंसे हुए लोग हैं बाहर की तरफ आ जाए। ये सब किस में लिख सकते हो आप? आपदा के दौरान वाले चरण के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्त? फिर आप तीसरे नंबर पे लिखोगे आपदा के बाद वाला चरण। तो इसमें बुनियादी ढांचे, समझते हो ना? बुनियादी ढांचा यानी कि आधारभूत ढांचा, इसको अवसंरचना भी कहता हूँ मैं, कई बार इसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहता हूँ। जैसे कि किसी भी देश में जो रेलवे की लाइनें होती है ना, और मेट्रो होता है, अस्पताल, हाईवे, सड़क, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है? ये बुनियादी ढांचे किसी भी देश के। सेवाओं और आजीविका को बहाल करना शामिल होता है। अब दोस्तों, जब भी जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गया, 1 महीने तक पानी भरा रहा किसी इलाके में, तो काफ़ी लोगों के काम धंधे छिन जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी। तो उनको कुछ रोजगार देना, जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए बेहतर पुनर्निर्माण करना होता है। पुनर्निर्माण मतलब मान लो कोई बिल्डिंग टूट गई, गैस की, पानी की, इंटरनेट की लाइनें टूट गई, उनको ठीक करना, ये सब आप कर सकते हो आपदा के बाद वाले चरण के अंदर। तो इसमें पुनः प्राप्ति होता है, पुनर्वास होता है और पुनर्निर्माण होता है। एक एक करके बताऊंगा दोस्तों।
ये अलग से भी सवाल आ सकता है कि भाई पुनः प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो समझो आप, पुनः प्राप्ति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्त रिकवरी, रिकवरी। तो यह चरण जीवन के लिए तत्काल खतरे टल जाने के बाद शुरू होता है, जिसका ध्यान समुदायों को सामान्य कामकाज के स्तर पर वापस ले आने पर केंद्रित होता है, जैसे मलबे को हटाना, अवरुद्ध बुनियादी ढांचे को साफ करना, बिजली पानी गैस संचार नेटवर्क को पुनः स्थापित करना, अवसंरचना और अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु सर्वेक्षण करना, कितना नुकसान हुआ है इकोनॉमी को और कितने घर टूट गए, कितने रेल की पटरियाँ खराब हो गई, आघात से पीड़ित लोगों को परामर्श सेवाएं देना, जो जिनका नुकसान हुआ, घर टूट गए, मवेशी खत्म हो गए, सदमा हो जाता ना उनको, उनको सपोर्ट करना मेंटली टाइप से। पुनर्वास में आप क्या लिख सकते हो, रिहेबिलिटेशन। इसमें समुदाय को स्थिर करने के उद्देश्य से अल्पकालिक से मध्यकालिक अवधि के उपाय शामिल होते हैं, जैसे कि कहीं पे टेंट लगा दिया 10-5 दिन के लिए। विस्थापितों को आश्रय प्रदान करना, है ना, जो लोग अपने घर बार को छोड़कर आ गए हैं उनके लिए कहीं पे टेम्पररी शेल्टर हाउस बना दिए, आश्रय स्थल बना दिए, पुनर्वास में शामिल हो जाएंगे, है ना, पुनर्वास में लिख सकते हो आप। स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन प्रणाली को पुनः सुचारू रूप से कार्यरत करना, लोगों को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद करने हेतु वित्तीय सहायता देना, क्योंकि लोग ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, तो भाई पैसा दो उनको, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट दो, तब तो ज़िंदगी उनकी पटरी पे आएगी। पुनर्निर्माण में क्या लिख सकते हो, या नष्ट या क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की दीर्घकालिक व्यापक प्रक्रिया जो महीनों अथवा वर्षों तक चलती है, जैसे क्षतिग्रस्त इमारतों, घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं को वापस बनाना। भविष्य के जोखिमों को कम करने के तरीके से पुनर्निर्माण करना, भविष्य के जोखिम को कम करने के तरीके से पुनः निर्माण करना। तो भविष्य के अंदर जैसे कि भूकंप है उससे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, ऐसा हमें मकान वगैरह बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल 9 ही सवाल है ना, 9वां सवाल तो टिप्पणी लिखने वाला है, बड़े सवाल 2 और बच गए। आपदा से निपटने हेतु पारंपरिक सामना करने की कार्य नीतियों पर चर्चा करें। देखो हमारे जो बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, दादा परदादा, नानी बुआ, ये सब लोग बता देते थे कि इस साल बरसात नहीं आएगी, सूखा पड़ेगा, या चक्रवात तूफान आने वाला है ना। इनको कैसे पता लगता था, देखो अभी आपको पता लग जाएगा। ये जो पारंपरिक ज्ञान होता है इसकी सहायता से, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिजीनियस नॉलेज, ठीक है। स्थानीय समुदायों द्वारा, इसका मतलब लिखो, स्थानीय समुदायों द्वारा अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सामाजिक प्रथाएं, कौशल यानी कि कोई स्किल्स हो गया, है ना, जैसे कि अब सूखा पड़ने वाला है तो भाई बाजरा या कुछ ऐसी फसल लगा दो जैसे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए सूखे के दिनों में, आदि को अपन पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। इसमें खतरनाक घटनाओं की तैयारी और जीवित रहने हेतु पारिस्थितिकी, मौसम विज्ञान और सामाजिक ज्ञान शामिल होता है। चक्रवात से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, देखो पहले के लोग तूफानों से, चक्रवात से कैसे निपटा करते थे। पहले तो आप इसमें लिखोगे प्रारंभिक चेतावनी संकेतक, यानी कि कुछ ऐसे संकेत मिलते थे, साइन मिलते थे, जैसे कि जो जानवर, गाय भैंस, कुत्ता बकरी भेड़, ये सब बेचैन हो जाते थे, घूमते रहते थे अपने खूंटे के चारों तरफ। रात में कुत्तों का भौंकना, अचानक से रोना उनका, मधुमक्खियों के झुंड में इकट्ठा होना, आकाश में अचानक अंधेरा छा जाना, असामान्य रूप से गर्म और आर्द्र मौसम, यानी कि हवा अचानक से ठंडी हो गई, हवा है दक्षिण पूर्व की ओर बहने लग जाए, है ना, समुद्र से विशेष प्रकार की एक साउंड आने लग जाए, ध्वनि आने लग जाए, जैसे कि गोरुम गोरुम। तो ये क्या है, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक है। इनको देख करके हम समझ जाते हैं कि भाई कुछ तूफान टाइप का आने वाला है। चींटी है ना, वो अपने अंडे ले जाने लगती हैं ऊंचे स्थान पर। तैयारी कैसे करते हैं लोग, स्थानीय ज्ञान के आधार पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो बांस अथवा लकड़ी का उपयोग लचीली ऊंची अवसंरचना का निर्माण करना, ठीक है। घरों के लिए ऊंचे मिट्टी के टीले बनाना, जल प्रबंधन हेतु नहरें खोदना, सूखे खाद्य पदार्थों को मिट्टी के बर्तनों में डालना, मानसून के दौरान वर्षा जल का संग्रहण करना, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। समुदाय के लोग ज्ञान, कहानियों, गीतों, वास्तविक अनुभवों के माध्यम से आपदा से लड़ने के तरीके बताते थे अपने बच्चों को, कैसे हमने तूफानों से लड़ा,
ठीक है, ये सब किस में लिख सकते हो, चक्रवात संबंधित पारंपरिक ज्ञान में, है ना, पुराना ज्ञान, है ना। अब बाढ़ से संबंधित पारंपरिक ज्ञान क्या है, समुदाय प्राकृतिक संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार, चींटियों अथवा पक्षियों की बढ़ी हुई गतिविधियां, विशिष्ट पवन पैटर्न, कुछ पौधों का फूल जाना, पारंपरिक प्रथाओं में सुरक्षित ऊंचे ढांचों में भोजन का भंडारण करना, गहरे पानी में चावल की खेती करना, निर्माण हेतु स्थानीय सामग्री का उपयोग करना, मैंग्रोव वनों का विकास करके बाढ़ का पानी का रोकना, मृदा अपरदन रोकना, बाढ़ प्रतिरोधी फसल किस्मों की खेती करना, वित्तीय नुकसान से बचने हेतु पशुओं को बेचना, पशुओं को ऊंचे स्थान पर ले जाकर उनके लिए चारे का प्रबंधन करना, ये सब पहले काम कर लिए जाते तो फिर नुकसान नहीं होता है। सूखे से संबंधित पारंपरिक ज्ञान क्या भाई, विशिष्ट पेड़ों में समय से पहले अगर फूल आने लग जाएं, फल आने लग जाएं, पक्षियों के प्रवास में बदलाव होने लग जाए, जंगली जानवरों का अनूठा व्यवहार हमें देखने के लिए अगर मिले, फिर आप लिख दो कि बादलों का रंग आकार अगर अचानक से बदले, हवाओं की गति दिशा में परिवर्तन हो जाए, इससे अपन सूखे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए मिट्टी के तालाब खोदना, छोटे बांध बनाना, विशेष मिट्टी के बर्तनों में पानी संग्रहित करना, सूखा प्रतिरोधी फसलों को लगाना, मिश्रित फसल तकनीक का इस्तेमाल करना, मिट्टी में नमी बनाए रखने हेतु मल्चिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग करना ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, पौधे मरे ना। सूखा आने से पहले ही लोग जल तथा चारा को इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये पुराना ज्ञान है दोस्तों, तभी तो लोग पहले के बच पाते हैं और हम लोग जिंदा क्यों हैं। हजारों लाखों सालों में दोस्तों काफ़ी तरह के डिजास्टर आए होंगे, कभी तूफान आया होगा, कभी ओले पड़े होंगे, आग लग गई हुई कहीं पे, हमारे पूर्वज सुरक्षित रहे होंगे, एंसेस्टर, तभी तो आज हम हैं। तो पारंपरिक ज्ञान लोगों और पशुओं को बेहतर जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में प्रवास करने में मार्गदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है और यहाँ से भी सवाल बनने के पूरे चांस लग रहे हैं। पर्यावरण पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौतों की सूची बनाइए। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास हैं वो किए गए हैं। तो देखो, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से समझौते या फिर कन्वेंशन किए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जलवायु परिवर्तन, आज दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जैव विविधता की हानि यानी कि जंतु जानवर और पेड़ पौधों की प्रजाति लगातार खतरे में है, जैसी समस्याओं को दूर करने हेतु निम्न समझौते किए गए हैं। पहला है साइट्स, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स का फुल फॉर्म इंग्लिश में मत याद करो, हिंदी में याद करो। लुप्त प्राय यानी कि जो जानवर मर जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे धरती से हमेशा के लिए, जैसे डायनासोर हो गए। लुप्त प्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, साइट्स, यह 1975 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। इसके तहत प्रजातियों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। पहला है परिशिष्ट फर्स्ट, इनका व्यापार प्रतिबंध यानी कि दोस्तों परिशिष्ट शेड्यूल फर्स्ट में जो स्पीसीज आती हैं इनका व्यापार है वो रिस्ट्रिक्टेड है, इनका व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं जानवरों के खून, खाल, मांस, नाखून और बाल ये सब बेचे जाते हैं, ठीक है, अवैध रूप से, जैसे कि हिरण की, बाघ की, शेर की खाल वगैरह, ठीक है। तो परिशिष्ट फर्स्ट में जो स्पीसीज आती है इनका व्यापार प्रतिबंधित है। परिशिष्ट सेकंड के अंदर लुप्त प्राय होने से बचाने के लिए विनियमित व्यापार, जैसे कि दोस्तों अभी भारत ने शायद नाइजीरिया से, हाँ बिल्कुल नाइजीरिया से हमने कुछ टाइगर मंगवाए हैं, भारत में विलुप्त हो गए ना, तो इस तरह का व्यापार हो सकता है। परिशिष्ट सेकंड में जो प्रजातियां हैं, परिशिष्ट थर्ड में विशिष्ट देशों में संरक्षित कुछ जातियां, मतलब कुछ देशों में संरक्षित की जाती हैं। तो साइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस समझौते का लुप्त प्राय वन्य जीवों को बचाना और वनस्पतियों को भी बचाना। दूसरा है दोस्तों बेसिल कन्वेंशन, क्या है, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन और उनके निपटान से संबंधित व्यापक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है, 1992 में इसको लागू किया गया था। तो जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए एक जहाज चला, उसमें खतरनाक केमिकल है ना, सॉरी इसको इस तरह से समझो आप, जैसे कि ये जो अमीर देश नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब अपने जो वेस्ट रहता है, ठीक है, खतरनाक जो अपशिष्ट रहते हैं, जैसे कि नाभिकीय अपशिष्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया ना, कुछ केमिकल हो गए, दूसरे देशों में डंप कर देते हैं, यानी कि पुरानी गाड़ियों को बेच देंगे नए देशों में, या कुछ खतरनाक कचरा है वो भी
गरीब देशों में उन सरकारों को कुछ थोड़ा बहुत पैसा देकर कचरा भिजवा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो गरीब देश है ना उनकी तो पर्यावरण प्रभावित होगा। तो इस तरह की चीज रोकने के लिए बेसिल कन्वेंशन आया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, औद्योगिक देशों से विकासशील देशों में जहरीले कचरे के अवैध रूप से डंप करने से रोकना, डंप यानी डालना। जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कि समझौता, यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाया गया, जिसे 1993 से लागू किया गया है। देखो 1992 के दौरान अपनाया गया, इसका मतलब क्या, हस्ताक्षर साइन किए थे सभी देशों ने 1992 में, और जबकि लागू कब से हो गया, 1993 से यह समझौता। इसका उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावास, पर्यावास यानी कि हैबिटेट, जहाँ पर जंगली जानवर पेड़ पौधे रहते हैं, और प्रजातियों की रक्षा करना। जैविक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना जिससे दीर्घकालिक गिरावट ना हो, यानी कि लंबे टाइम तक हम यूज करते रहें। संबंधित पक्षों को अपने अपने जैविक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्राप्त है। यानी कि दोस्तों जैसे कि जंगल के अंदर जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पानी है, तो ये सब तो इंसानों की धरोहर है ना, सभी का इस्तेमाल करने का हक बनता है। तो सभी पक्षों को संसाधन पर अपना अपना अधिकार प्राप्त है। जलवायु परिवर्तन पे कन्वेंशन, इसे 1992 में अपनाया गया और 1994 में लागू किया गया था इसे। इसका उद्देश्य क्या था, जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा करना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है ना, और मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। विकसित देशों को जलवायु संतुलन के प्रयासों में विकासशील देशों की तुलना में अधिक योगदान करना होगा, ये इस समझौते में कहा गया था। जो अमीर देश है ना, वो दुनिया के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है, जापान के अंदर है। तो वहाँ पर ये समझौता हुआ है, उसी शहर के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो जापान के शहर क्योटो में यह 1997 में अपना गया, उसे 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, 7 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सुनते जाना, मैंने यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखे हैं, मैं आपको हिंदी में इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। CH4 यानी कि मीथेन, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, HFCS, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFCS, परफ्लोरोकार्बन्स, फिर हेक्साफ्लोरो सल्फर, और फिर हेक्साफ्लोरो नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कम करना है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों में परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु और क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। कौन, क्योटो प्रोटोकॉल। देखो मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट सिस्टम क्या है, ध्यान से समझना। अब जैसे कि अमेरिका को 100 क्रेडिट मिला हुआ है कि तुम कितने भी उद्योगों चिमनियों से धुआं निकालो, ठीक है, कितना भी उत्पादन करो, 100 क्रेडिट है आपके पास में। अब मान लो अमेरिका ने 100 क्रेडिट पूरा कर लिया, लेकिन अमेरिका को 20 क्रेडिट और चाहिए उत्पादन पूरा करने के लिए। अब कोई मान लो अफ्रीका का एक देश है, मान लो दक्षिण अफ्रीका है, पेड़ पौधे काफ़ी है वहाँ पे, उसके पास भी 100 क्रेडिट थे कि 100 क्रेडिट तक पॉल्यूशन कर सकता है ना, उत्पादन कर सकता है चीज़ों का। मान लो उसने 80 क्रेडिट ही खर्च किए, तो 20 क्रेडिट बच गए ना। तो 20 क्रेडिट है वो अमेरिका को बेच सकता है, बदले में पैसे ले लेगा, इसी को क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया था तो पहली बार। प्रतिबद्धता अवधि, यानी कि इसको लागू कब कब किया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, पहली अवधि 2008 से 12, फिर दूसरी अवधि 2013 से 2020, फिर छठवां देखो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सम्मेलन UNCCD। दुनिया में लगातार रेगिस्तान फैल ही रहा है दोस्तों, उसको रोकने के लिए सम्मेलन लाया गया। इसे 1994 में अपनाया गया तथा 1996 में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण, भूमिचरण और सूखे से निपटना। यह मुख्य रूप से शुष्क, आदर्श शुष्क क्षेत्रों को संबोधित करता है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, अनक्लोज, इसे महासागरों का संविधान कहा जाता है, जो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचे को स्थापित करता है। यानी कि समुद्र के अंदर हम खनन कितनी दूर तक कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी भी तो दोस्तों दुनिया की धरोहर है, और समुद्र के अंदर भी संसाधन पाए जाते हैं। तो समुद्र के संसाधनों को लेकर के देश किस तरह से दोहन करेंगे वो सब इसमें लिखा गया है। इसे 1982 में अपनाया गया, 1994 में लागू किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
CFC जैसे लगभग 100 ओजोन क्षयकारी पदार्थों, क्षयकारी पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उससे प्रोटेक्ट करता है ओजोन परत। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हेलोन है ना, ये सब ओजोन परत की मोटाई को कम करते हैं, उसमें होल कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। ठीक है, तो इनके उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक उद्देश्य था, 1987 में लाए गए। टिप्पणी लिखना लास्ट सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल 10 नंबर के सवाल होंगे। जैसे कि भूजो भूकंप 2001 आ गया, तो मैंने थोड़ी डिटेल लिखा है इसके बारे में। कब आया था? सुबह 8:46 पे आया था भाई, 26 जनवरी 2001 को। भुज एक शहर का नाम है जो कि गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। इसका पैमाना कितना था? मैग्नीट्यूड 7.7 रिएक्टर था। 7.7 रिएक्टर की तीव्रता से है, 20,000 मौतें हो गई, 28 मिलियन लोग इसमें प्रभावित हुए। क्षतिग्रस्त घर टोटल 12 लाख। इसके अलावा अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, सूरत भी प्रभावित हुए। इस हादसे के बाद गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की थी। अब अपने मन से लिख दो आप कुछ भी। अस्पताल, स्मारक, संग्रहालय, पुल, सड़क, रेलवे संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा इस भूकंप से। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने आपदा से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, है ना, कोष मतलब फंड, व प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसे निकाले, लोगों की सहायता की। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सितंबर 2002 में आपदा प्रबंधन नीति बनाई थी। अब दोस्तों बढ़िया सवाल है, एक बार बार रिपीट होता है, मेरा फेवरेट सवाल। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसमें होता है क्या दोस्तों, जैसे कि कोई किस गाँव के लोग हैं वो मिलकर ही आपदा से लड़े, आपदा में फंसे लोगों को बचाएं, तो ये सब क्या है? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कहलाती है। हालांकि सरकारी अधिकारियों की मदद ली जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और जो NGO होते हैं उनकी मदद भी ली जाती है, लेकिन गांव वाले ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह सक्रिय तथा जमीनी स्तर का दृष्टिकोण जो स्थानीय समुदायों को आपदा जोखिमों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें कम करने के लिए सशक्त बनाता है। स्थानीय लोग प्राथमिक हितधारक होते हैं जो हर चरण में भाग लेते हैं, चाहे वो जोखिम मूल्यांकन हो। जोखिम मूल्यांकन का मतलब है कितने लोग रिस्क में हैं फिलहाल, जोखिम कम करना, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति, रिकवरी। CBDM मौजूदा स्थानीय ज्ञान, कौशल और संसाधनों को पहचानता और उनका उपयोग करता है। इसमें निर्णय नीचे से ऊपर लिए जाते हैं। नीचे का मतलब है गांव वाले खुद ही डिसीजन लेते हैं कि हमें आपदा से कैसे बचना है। ठीक है, सरकारी अधिकारियों पर, केंद्र सरकार पर इतने डिपेंडेंट नहीं होते। समुदाय खतरों की पहचान करते हैं, कमजोरियों का आकलन करते हैं और क्षमताओं को पहचानते हैं। स्थानीय स्तर पर लोग प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का निर्माण करते हैं। स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके बेहतर और सुरक्षित तरीके से पुनः निर्माण किया जाता है। पुनः निर्माण का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, जो ध्वस्त चीज़ें हो गई है, टूट गई है, उनको वापस से बनाना। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है जिससे लोग बच सके। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपदा राहत एवं अनुक्रिया, डिजास्टर रिलीफ एंड रिस्पॉन्स। आपदा राहत एवं अनुक्रिया, अनुक्रिया को आप प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, है ना, का ध्यान आपात स्थिति के बाद, यानी कि आपदा आ गई है, लोग तड़प रहे हैं, घायल हो गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं, के बाद जीवन बचाने, नुकसान को कम करने और बुनियादी जरूरतों जैसे कि भोजन, आश्रय, आश्रय यानी कि रहना, ठीक है, कहीं पे टेंट तंबू लगा दिए, को पूरा करने के लिए तत्काल अल्पकालिक कार्यों पर केंद्रित होता है। किसका ध्यान? आपदा राहत एवं अनुक्रिया। अन्य पहलू देख लो, जीवन की रक्षा और क्षेत्रों को सुरक्षित करने हेतु प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है जिसमें निकासी व आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाएं भी शामिल होती है। भोजन, स्वच्छ पानी, अस्थायी आश्रय सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। राहत सामग्री के परिवहन और समय पर सहायता के लिए सूचना प्रवाह बनाए रखने हेतु समन्वित प्रयास किए जाते हैं। बुनियादी सेवाओं की पूर्ति करना इसका अल्पकालिक लक्ष्य होता है, जब बेहतर पुनर्निर्माण इसका दीर्घकालिक लक्ष्य होता है। देखो, आपदा राहत एवं अनुक्रिया, इसका अल्पकालिक लक्ष्य क्या है? बुनियादी सेवाओं की पूर्ति करना, जैसे कि भोजन दे देना, किसी को दवा दे देना, किसी को आश्रय स्थल दे देना, ये इसका अल्पकालिक है। दीर्घकालिक लक्ष्य
यानी कोई नीति बनाना, कानून बनाना, लंबे समय तक जो हेल्प कर सके लोगों की। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर आपदा राहत और अनुक्रिया का काम करते हैं। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देना यार, प्रतिक्रिया देना आपदा के बाद में लोगों को बचाना, इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो आपात प्रचालन केंद्र, मैंने यूनिक सवाल लिया क्योंकि यार दिसंबर वाला पेपर उठा के देखोगे 2025 वाला, उसमें बीमा योजनाएं आई थी। इसका मतलब एक दो सवाल तो कुछ भी आएगा, है ना। तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स इसको कहते हैं, ईओसी। अब जैसे कि मान लो महाराष्ट्र के किसी जिले में बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया मान लो, तो एक सेंटर बना दिया जाता है ना, कि बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो एनजीओ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है, इस सेंटर पे आएंगे, डिसीजन लेंगे, लोगों को बचाएंगे। तो वो ईओसी कहलाता, आपात प्रचालन केंद्र। यहीं से नियम कानून बनते हैं। यह केंद्रीकृत भौतिक स्थान है जहां आपदाओं के दौरान विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि प्रतिक्रिया, समन्वय, संसाधनों के प्रबंधन और निर्णय लेने हेतु एकत्रित होते हैं। ये केंद्र आपदा के दौरान तैयारी व योजना बनाने, प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति हेतु संचालित होते हैं। इनमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डेटा और वीडियो मानचित्रण की सहायता से रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है। ये केंद्र अव्यवस्था को कम करते हैं, त्वरित सूचना आदान प्रदान को सुनिश्चित करते हैं तथा स्थानीय अधिकारी को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंडाई संरचना बहुत ही बढ़िया भाई। ह्योगो HYOGO ह्योगो संरचना आई थी दिसंबर 2025 वाले में। अब की बार क्या पता सेंडाई आ जाए, ठीक है। तो सेंडाई संरचना को याद करते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क अथवा संरचना को तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा मतलब ये संकल्प लिया गया कि हम 2015 और 2030 के बीच आपदा प्रबंधन हेतु कुछ लक्ष्य बनाएंगे। और सेंडाई फ्रेमवर्क में दोस्तों 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई कि ये 4 काम तो करने ही करने हैं, जैसे कि आपदा जोखिम को समझे, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्री हैं, और आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाएं, आपदा न्यूनीकरण हेतु निवेश करें, आपदा की तैयारी को मजबूत करें। 7 लक्ष्य भी बनाए गए थे सेंडाई फ्रेमवर्क में। ध्यान रखना भाई, सेंडाई ये भी जापान की एक सिटी है, उसी सिटी में लोग इकट्ठा हुए, इसको सेंडाई फ्रेमवर्क बोल दिया। 7 टारगेट कौन कौन से हैं? ग्लोबल टारगेट, वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना, प्रभावित लोगों की संख्या में कमी लाना, आर्थिक नुकसान कम करना, बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम करना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, और राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को मजबूत करना। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक आप टिके रहे, पैसेंस है, उसको भी सैल्यूट है यार, है ना। 1.5 घंटे के लिए आपने 15-20 मिनट की क्लास देखी होगी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से समझाना था और टोटल 9 सवाल थे। ऐसे ही सेट नंबर 2 आएगा, ठीक है। किस किस को वेट रहेगा सेट नंबर 2 का, और एक PYQ करा दूंगा। 26 सवाल हो जाएंगे ना टोटल, बहुत है 26 सवाल, मोर देन सफिशिएंट। और अगर ये PDF परचेज करने तो टेलीग्राम पे आप एडमिन को मैसेज भेज सकते हैं, ओबिट स्टडी नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें मैसेज भेज करके इस PDF को बाय कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और पेपर खत्म होने के बाद में आपको ज़रूर बताना कैसा गया आपका पेपर। टेक केयर एंड गुड बाय।